ओके, सो जो प्लॉट मैंने आपको शो किया था पोल जीरो के लिए, उसको मैं एक और कमेंट करना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now, sometimes you may be given information about Laplace transform in terms of poles and zeros. ठीक है. एज एन एग्जांपल आपको एक पोल जीरो प्लॉट गिवन है. मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ. So let's assume that we are given information in S plane. हमें इस तरह ग्राफ गिवन है. ठीक है. ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं पोल जीरो प्लॉट. पोल जीरो प्लॉट. एंड लेट्स अज्यूम कि हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी गिवन. सो इस ग्राफ में हमें वी आर आल्सो गिवन कि इसके साथ जो एसोसिएटेड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये है. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +1 पे मैंने 2 सर्कल बनाए हुए हैं. This indicates that there are 2 zeros at +1. Whenever you have more than one zero or more than one pole at a given location, तो फिर हम इसको मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं ऑर्डर के हिसाब से कि ये जो है इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर जीरो है. Why I'm calling it second order? Because यहाँ पे 2 जीरोस है. अगर यहाँ पे 3 जीरोस होते तो मैं कहता कि थर्ड ऑर्डर जीरो है. इस वक्त हमारे पास यहाँ पे एक ही पोल है तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर पोल कहेंगे. अगर इसी जगह पे एक और पोल भी होगा तो फिर उसको आप सेकंड ऑर्डर पोल कहेंगे. नाउ what we can do if we are given information about Laplace transform in terms of pole zero plot. इससे आप approximately लिख सकते हैं कि इसका algebraic expression क्या होगी. आप इसको किस तरह लिखेंगे? You will say yes. इस पोल जीरो प्लॉट से मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं. बिकॉज आई नो कि ये जो जीरोस हैं इनका ताल्लुक न्यूमरेटर के साथ है. इफ यू रिमेंबर ये हमारा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है. और ये जो पोल्स हैं, सॉरी, पोल्स का ताल्लुक डिनोमिनेटर के साथ है. तो ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जिसका एक जो रूट है वो -1 के ऊपर है और एक जो रूट है वो +2 के ऊपर है. जो हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इसके 2 रूट्स हैं और दोनों +1 के ऊपर हैं तो s-1. सो इट्स ऑब्वियस जब s इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा. और जब s इक्वल टू -1 है ये इन्फिनिटी हो जाएगा. या अगर s इक्वल टू 2 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा. सो दिस इज अनदर concept that you need to understand कि पोल जीरो प्लॉट का क्या फायदा हो सकता है हमें to develop algebraic expression of Laplace transform. और ऑफ कोर्स इसके साथ फिर हम ये लिखेंगे कि इसका जो ROC है वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन +2 जो है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख ली है और मैथमेटिकली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी. नाउ वंस वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट पोल जीरो प्लॉट और किस तरह हम पोल्स और जीरो से लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, अब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. लेप्लास ट्रांसफॉर्म के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प आउट करेंगे
कि अगर हमें गिवन हो कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से एज एन एग्जांपल, इस केस में तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस +2 से ज़्यादा है, हो सकता है कि हमारे पास इसी पोल जीरो प्लॉट में हमें ये इंफॉर्मेशन हो कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ये है, लेस देन -1, फिर क्या हो? या अगर हमें कहा जाए कि यही सिग्नल है, यही पोल जीरो प्लॉट है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये वाला, बिटवीन -1 एंड +2, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द सिग्नल, वो हमने देखा। ठीक है, so for that we need to talk about region of convergence and its properties. So let's talk about, I think there may be 8 or 10 properties हैं, तो इनको हम one by one देखते हैं। So properties of region of convergence of Laplace transform. So let's start with property number 1. Let me write the statement and then we will try to make sense of it कि statement का मतलब क्या है। The first property is the region of convergence of general Laplace transform, जिसको हम capital X से represent कर रहे हैं, consists of strips parallel to the j omega axis in the S plane. This is property number 1. अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें कि हम इसको इजीली वैलिडेट कर सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आरओसी होगा, चाहे जिस लेप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात करें, it will consist of strips parallel to j omega axis. इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस की रियल पार्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको ग्राफिकली भी देख लें, जब मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्पेसिफाई करता हूँ, यू कैन सी दैट कि मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वी जस्ट शेडेड आउट, उसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि इस केस में अगर आप देखें एस जो रियल पार्ट है जिसको हम सिग्मा कह रहे हैं, अगर आप इसकी बात करें, अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में +2 शामिल है, तो चाहे मैं ऊपर भी चला जाऊं, अगर आप देखिए आई एम मूविंग अलोंग j ओमेगा एक्सिस, all of these values are included in region of convergence. इसका मतलब है कि region of convergence हमेशा इस तरह के parallel strips की शक्ल में होगा। They will never be इस तरह कोई random shape नहीं होगी, क्योंकि region of convergence सिर्फ सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है, it doesn't depend on omega। और इसका अगेन मे बी एक और तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इफ यू रिमेंबर, जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ रिलेट किया था, और मैंने क्या कहा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस सिग्मा। लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ जब मैंने कंपैरिजन किया था, एज इफ कि आप एक्स ऑफ टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो सिग्नल आपके पास बन गया, जो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स ऑफ टी गिवन सिग्नल है और ये रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, क्या ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा या नहीं होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिग्मा, इट डजंट डिपेंड ऑन ओमेगा। As a result, region of convergence will always consist of strips parallel to j. So that is the explanation or understanding of property number 1.
Let's move on to property number 2. So according to property number 2, for rational Laplace transforms, and we have already covered a rational Laplace transform का क्या मतलब है. The region of convergence does not contain any poles. Now, the understanding of property number 2 is clearly is straightforward. What we are saying is कि किसी भी Laplace transform के region of convergence के अंदर poles नहीं हो सकते. Poles नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते जी? Can anyone comment on that? Region of convergence में poles include क्यों नहीं हो सकते? ये poles, ये हमेशा region of convergence से बाहर होंगे. Why? क्या रीजन हो सकती है? इफ यू रिमेंबर पोल्स के बारे में मैंने क्या कहा था? पोल्स क्या चीज थी? पोल की क्या डेफिनेशन हमने की थी? एनीवन? रूट ऑफ द डिनोमिनेटर होता है सर, तो इस वजह से वो तो इन्फिनिटी आता है. यस, ये वो वैल्यूज हैं. कन्वर्ट नहीं होगा. यस यस, दैट इज द आंसर. पोल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एस जिस पे आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी. इसका मतलब है कि वो कन्वर्ज नहीं होगा. जबकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ही यही है कि वो वैल्यूज ऑफ एस जहां पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा. तो पोल्स पे तो कभी कन्वर्ज हो ही नहीं सकता. तो पोल्स, इसका मतलब है कि पोल्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पोल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो वो पोल्स तो वो वाली वैल्यूज होंगी जहां पे हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म टोटली, उसको आप कह सकते हैं, डाइवर्ज हो जाएगा. सो दिस इज अगेन क्लियर कट इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 3. According to property number 3, if x of t, which is any signal, if it is of finite duration, इसका मतलब है कि जिस सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर रहे हैं वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो फाइनाइट है. इट इज नॉट इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल. एंड फाइनाइट ड्यूरेशन भी है और इसके साथ साथ वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल भी है. देन इस किस्म के सिग्नल का जो ROC होगा वो एंटायर एस प्लेन होगा. देन द रीजन ऑफ कन्वर्जन इज द एंटायर एस प्लेन. इट मींस एस प्लेन में जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे आप जो वैल्यू भी ले लें एस की, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में वो इंक्लूडेड होगा. इट मींस कि मैं अगर इसको इस तरह बनाऊं एस प्लेन को, तो आई नीड टू शेड ऑल ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ऑल ऑफ दिस एस प्लेन इज इंक्लूडेड इन द ROC. और ये किस किस्म के सिग्नल की प्रॉपर्टी है? एक ऐसा सिग्नल जिसकी ड्यूरेशन फाइनाइट है और वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है. Now, you don't need to again. You don't need to remember these properties. जिस तरह मैं इंडिविजुअल हर प्रॉपर्टी की आपको उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये किस वजह से ये बिहेवियर है.
अब इसका क्या कंसेप्ट होगा कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, उसका आरओसी एंटायर एस प्लेन क्यों है? इसका क्या मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं? ठीक है, सो इसको हम देख लेते हैं, एक सिंपल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं जी। लेट्स कंसीडर के जिस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। लेट्स से कि इट कैन हैव एनी शेप, अगेन शेप इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम देख रहे हैं कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन है और हमारा जो सिग्नल है वो सिर्फ इस टाइम में इसकी ड्यूरेशन है। सो इट इज ओनली t1 और t2 के दरमियान। ठीक है, तो ऑब्वियस कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो गया। आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल ये 0 के बराबर। ये हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। अब हमारे पास इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड करते हैं, तो अगर उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ रिलेट करें तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को e पावर माइनस सिग्मा टी के साथ मल्टीप्लाई करके हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ज होगा या नहीं, कन्वर्जेस और डजंट कन्वर्ज। अब ये कन्वर्ज होगा या नहीं होगा, अब एक्स ऑफ टी के बारे में तो हमें पता है। अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, वो तो कन्वर्ज होगा, उसमें तो कोई हमें डाउट नहीं है। क्यों कन्वर्ज होगा? बिकॉज एक्स ऑफ टी के बारे में हम क्या कह रहे हैं, एक्स ऑफ टी क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो इफ यू रिमेंबर, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे, वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस पॉइंट कि अगर सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स ऑफ टी का तो हमें पता है। अब हम क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं और लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, इस सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सिग्नल को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिग्नल बन गया है ये कन्वर्ज होगा या नहीं होगा? सो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस सिग्मा, क्योंकि ई पावर माइनस सिग्मा टी जो है वो क्या वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है या ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, वो सिग्मा पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम ले लेते हैं। सो इसका मतलब है कि सिग्मा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, सिग्मा लेस देन 0 भी हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर सिग्मा 0 हो जाए तो फिर तो यही सिग्नल आ जाएगा हमारे पास। तो सिग्मा इक्वल टू 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सिग्मा 0 हो गया तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी रह गया, तो वो तो कन्वर्ज हो रहा है। और मेन जो क्वेश्चन जिसका आंसर हमने देना है कि सिग्मा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बिहेवियर होगा और सिग्मा लेस देन 0 के लिए क्या बिहेवियर। ओके, इसका आंसर हमें देना। ओके, जब सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये किस किस्म का सिग्नल होगा, किस किस्म का सिग्नल होगा ई पावर माइनस सिग्मा टी अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है? जी, एनीवन? ये डिकेइंग डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। डिकेइंग सिग्नल होगा। यस, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस केस में हमारे पास ये जो होगा डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, और इसको मैं रफली इसको मैं प्लॉट भी कर लेता हूँ आई सो दैट आई कैन मेक थिंग्स क्लियर। इसका मतलब है कि हमारा जो सिग्नल होगा वो इस तरह का होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द प्लॉट ऑफ ई पावर माइनस सिग्मा टी, और कौन सा केस में, जब सिग्मा की वैल्यू 0। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप एक्स ऑफ टी को इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिग्नल बनेगा, क्या वो कन्वर्जिंग सिग्नल होगा कि डाइवर्जिंग सिग्नल होगा? यू कैन क्लियरली सी कि
T1 से पहले अगर आप देखें हमारा जो सिग्नल है वो तो माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट हो, तो माइनस इन्फिनिटी भी तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बट द पॉइंट इज T1 से पहले हमारा सिग्नल 0 है। सो इट डजेंट मैटर कि इस सिग्नल की वैल्यू चाहे जितनी भी हो, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद अगर आप देखें ये सिग्नल जो है ये इवन के ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, टाइम जो है प्लस इन्फिनिटी की इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम एक्स ऑफ टी को जब हम ई पावर माइनस सिग्मा टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इट विल ऑलवेज कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि सिग्मा ग्रेटर देन 0 हो, इट डजेंट मैटर कि सिग्मा की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एस प्लेन बनाऊं, ये सिग्मा एक्सिस, सो ये जो रीजन है दिस वन, दिस होल रीजन इज इंक्लूडेड इन द आरओसी। ये अब तक की हमारी कंक्लूजन। सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यू विल बी एनीवेयर ओवर हेयर, एंड ऑल ऑफ फॉर ऑल दोस वैल्यूज हमारा सिग्नल क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस पार्ट इन एस प्लेन इज इंक्लूडेड इन आरओसी। ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में सिग्मा इज लेस देन 0, तो जब सिग्मा लेस देन 0 होगा तो फिर ये किस किस्म का सिग्नल होगा? exponentially राइजिंग, growing signal ग्रोइंग होगा। सिग्नल, यस, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल होगा। और किस किस्म का सिग्नल होगा? इट विल बी लाइक दिस, इस तरह का सिग्नल होगा। तो नाउ ये जो सिग्नल मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इट इज द प्लॉट ऑफ ई पावर माइनस सिग्मा टी व्हेन सिग्मा इज लेस देन। नाउ वी नीड टू मेक एन द कंक्लूजन के जो एक्स ऑफ टी है, जो ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, इसको जब हम इस ग्रीन सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा उसका बिहेवियर क्या होगा? क्या ये जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा या नहीं होगा? नाउ इट्स ऑब्वियस कि इस रीजन में तो ये सिग्नल जो है इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट है, तो इस रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी इट में अपीयर के T2 के बाद हमारा जो ये सिग्नल है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट बिकॉज हमारा जो एक्स ऑफ टी है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है और T2 के बाद वो 0 हो गया। सो इस रीजन में चाहे इसकी जितनी भी वैल्यू हो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सिग्मा इवन व्हेन दे आर लेस देन 0, ओवरऑल ये जो सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा। इट मींस we can now also shade this region as well. So ये मैं इसको, ये जो सारा रीजन है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इस ए को, ये जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इसको, और ऑफ कोर्स सिग्मा को 0 लेने वाली बात तो मैं रेडी कर चुका हूँ। तो ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू नाउ गो बैक, मैंने क्या स्टेटमेंट दी थी प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो तो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, इसका आरओसी क्या होगा? एंटायर एस प्लेन हो। तो मैंने आपके सामने मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर। नाउ बिफोर आई कंटिन्यू माय लेक्चर, I just want to share the attendance link with you. ओके, अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ चैट विंडो में, सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस। तो पूरे लेक्चर में मेरे साथ 24 स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन किया हुआ था। नाउ लेट्स सी के अटेंडेंस कितने लोग जमा करते हैं। ओके जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चले जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। If x of t is right-sided and
and if the line real part of S equal to sigma naught is in the ROC, then all values of S for which real part of S is greater than sigma naught will also be in the ROC. This is property number 4 of region of convergence of Laplace transform. Now, पहले इसमें 2-3 पॉइंट्स है वो हम क्लियर कर लेते हैं. एक तो हमने स्टेटमेंट दी है कि ये प्रॉपर्टी it's applicable on signals which are right-sided signal. So what is the meaning of right-sided signal? So let me draw that. Right-sided signal का मतलब क्या होगा और उसी के बेस के ऊपर फिर मैं इस प्रॉपर्टी को वैलिडेट प्रूफ करूंगा कि ये किस बेस पे ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है. So this is time axis और ये हमारा along y axis में x of t को प्लॉट कर रहा हूँ. So x राइट साइडेड सिग्नल का मतलब ये है कि हमारा सिग्नल जो है इनिशियली 0 था एंड देन एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट जिसको मैं t1 कह रहा हूँ उसके बाद हमारा सिग्नल जो है नॉन जीरो हो गया एंड देन इट रिमेन्स नॉन जीरो फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. सो इनिशियली सिग्नल वाज 0 एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट t1 हमारा सिग्नल नॉन जीरो हो गया एंड देन इट रिमेन्स नॉन जीरो फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. इस किस्म के सिग्नल को हम कहते हैं राइट साइड. सो वंस वी हैव दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि राइट साइडेड सिग्नल का मतलब क्या है. अब इस राइट साइडेड सिग्नल के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि अगर इस सिग्नल के आरओसी में ये इंक्लूडेड हो, एक वैल्यू है सिग्मा नॉट, अगर तो ये इसके आरओसी में इंक्लूडेड हो तो फिर जितनी भी एस की वैल्यूज हैं जो कि इससे ग्रेटर हैं वो भी इसके आरओसी में शामिल. अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि पहले इसके हिसाब से देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसके आरओसी में इंक्लूडेड होने का मतलब क्या होगा. इट मींस कि x ऑफ t को जब e पावर माइनस सिग्मा नॉट t के साथ में मल्टीप्लाई करके इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं जो कि एक्चुअली लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो क्या होगा, कन्वर्ज होना चाहिए. क्यों कन्वर्ज होना चाहिए? क्योंकि सिग्मा नॉट इसके आरओसी में शामिल है, ये हम कह रहे हैं. ठीक हो गया, ये इसके आरओसी में शामिल. अब पॉइंट ये है कि अगर मैं अब एस की वो वैल्यूज लूं, ऑल वैल्यूज जो कि इससे ज्यादा हूं, इट मींस लेट्स अज्यूम कि मैं अब सिग्मा 1 की बात कर रहा हूं. सिग्मा 1 जो है सिग्मा नॉट से क्या है, ज्यादा है. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक वैल्यू ले ली है सिग्मा 1 क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऑल वैल्यूज ऑफ एस फॉर विच रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट. अब मैंने ले लिया है कि रियल पार्ट ऑफ एस जो है सिग्मा 1 है और सिग्मा 1 जो है सिग्मा नॉट से ज्यादा है. तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अब मैं अगर एक्स ऑफ टी को ई पावर माइनस सिग्मा 1 टी के साथ मल्टीप्लाई करूं, इस केस में भी ये कन्वर्ज होना चाहिए. सो एनी वैल्यू, इवन मैं अगर कहूं कि सिग्मा 2 ले लूं जो कि सिग्मा नॉट से ज्यादा है, इस केस में भी जब मैं एक्स ऑफ टी को ई पावर माइनस सिग्मा 2 टी के साथ मल्टीप्लाई करके इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, इसको क्या होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए. क्योंकि सिग्मा 1 भी इसके आरओसी में है, सिग्मा 2 भी इसके आरओसी में. सो व्हाई वी हैव दिस बिहेवियर, फॉर दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर जो फर्स्ट मे बी फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में जब हम बेसिक सिग्नल्स पढ़ रहे थे और बेसिक सिग्नल में जब हमने रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को डिटेल में डिस्कस किया था,
So now you can make use of that knowledge कि अगर आपके पास e पावर -2t का ग्राफ आप प्लॉट करें और e पावर -3t का प्लॉट करें, इन दोनों में क्या फर्क होगा? If you remember, if you understand that concept, so it is very easy for you to understand कि अगर सिग्मा नॉट के लिए ये कन्वर्ज हो रहा है, e पावर माइनस सिग्मा नॉट t के साथ ये कन्वर्ज हो रहा है, तो जो e पावर माइनस सिग्मा 1t होगा उसके लिए भी कन्वर्ज होगा। इफ यू रिमेंबर के e पावर -2t को आप प्लॉट करें और फिर e पावर -3t को प्लॉट करके आपको इजीली समझ आ जाएगी कि e-2t के मुकाबले में e पावर -3 और भी आपके पास इसका वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप खुद चेक कर लेंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट कंसेप्ट क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है e पावर -2t का, जिसको आप रिलेट कर रहे हैं कि एज इफ के ये सिग्मा नॉट की वैल्यू जो है 2 के बराबर है। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप प्लॉट करें e पावर -3t, तो e पावर -3t का जो ग्राफ होगा वो आपके पास इस तरह का होगा। मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ से कि इस तरह हो जाएगा। सो नेगेटिव, अगेन मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि 0 है, ठीक है, ये टाइम है। लेट मी कंप्लीट दिस। तो ये इस तरह हो जाएगा। Let me submit। तो ये जो ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है, ये मैंने प्लॉट किया है लेट्स से e पावर -3, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि मैंने किसके लिए प्लॉट किया है, e पावर सिग्मा 1t, एंड यू कैन क्लियरली सी के सिग्मा 1 जो है सिग्मा नॉट से ग्रेटर है क्योंकि मैंने इसको 3 लिया हुआ है और सिग्मा नॉट जो है 2 है। नाउ यू कैन सी दैट कि पॉजिटिव टाइम के लिए अगर आप देखें e पावर -3t जो है और भी ज्यादा डिकेइंग हो गया, इसका जो रेट ऑफ डिके है और भी फास्ट हो गया। लेकिन समन में से कि ये 0 से लेफ्ट साइड पे जहाँ पे टाइम नेगेटिव है, इस केस में e पावर -3 जो इसकी जो नेगेटिव टाइम के साथ ये जो इंक्रीज हो रहा है, बट why it will not have an effect because of the reason, that is the reason कि यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ था कि ये राइट साइडेड सिग्नल है। t1 से पहले ये 0 है, तो इवन अगर ये नेगेटिव टाइम के लिए हमारा जो ग्रीन कलर का सिग्नल है, इसका जो ट्रेंड है वो इसके मुकाबले में, रेड के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन हमारा सिग्नल क्योंकि 0 होगा, इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट हमारे सिग्नल की कन्वर्जेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये राइट साइडेड के लिए ये हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि राइट साइडेड के केस में e पावर -3t को आप देखें। अब आप e पावर -4t को अगर आप देखें, अब आपने लेट्स से कि इसको और भी बढ़ा दिया, इस केस में आपका सिग्नल पॉजिटिव टाइम के लिए इट विल इवन कन्वर्ज एट अ फास्टर रेट, तो ये और भी फास्ट रेट पे कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि नेगेटिव टाइम के लिए क्या होगा, नेगेटिव टाइम के लिए इस तरह का हो जाएगा। बट नाउ व्हाई इट्स नॉट कंसर्न फॉर अस, क्योंकि नेगेटिव टाइम के लिए हमारा सिग्नल जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो राइट साइडेड सिग्नल है। सो नाउ यू कैन लुक एट दिस प्रॉपर्टी एंड यू कैन गेट द आइडिया कि अगर ये वैल्यू राइट साइडेड सिग्नल के आरओसी में इंक्लूडेड है, तो अब अगर आप एस की कोई भी वैल्यू लें जो कि सिग्मा नॉट से ज्यादा हो, वो सारी की सारी वैल्यूज इसके आरओसी में शामिल। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 तक कवर कर लिया है। वी विल कंटिन्यू with the remaining properties and the rest of the course in our next session. Okay, so that's it. If you have any question तो आप पूछ सकते हैं जी।